सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच टेलीफोन पर बातचीत। द्विपक्षीय मसले के साथ साथ सीमा पार आतंकवाद और क्षेत्रीय मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री ने कहा, कुछ क्षेत्रीय नेताओं का भारत के खिलाफ हिंसा का रवैया शांति की प्रक्रिया में बाधक। राष्ट्रपति ट्रंप की कश्मीर मसले पर इमरान खान को संयम बरतने की सलाह। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज लातविया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद कई करार की उम्मीद। दोनों देशों के बिजनेस फोरम को करेंगे संबोधित। बाल्टिक क्षेत्र के साथ सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के विस्तार में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना। मिशन चंद्रयान 2 का आज अहम दिन। चंद्रमा की कक्षा में होगा दाखिल। मिशन का सबसे अहम और जटिल दौर। 7 सितंबर को चंद्रमा की सतह पर उतरेगा चंद्रयान। स्विट्जरलैंड में चल रहे विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में बी साई प्रणीत और एच एस प्रणॉय दूसरे दौर में। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर के मैच में प्रणीत ने कनाडा के जेसन और प्रणॉय ने फिनलैंड के खिलाड़ी को दी मात। और मशहूर संगीतकार खयाम का 92 साल की उम्र में निधन। संगीत के जादू से करोड़ों लोगों को बनाया अपना दीवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत फिल्म, कला और राजनीति के क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने जताया शोक। आज होंगे सुपुर्द खाक। खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल टेलीफोन पर बातचीत में द्विपक्षीय मसले के साथ साथ सीमा पार आतंकवाद और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ क्षेत्रीय नेताओं का भारत के खिलाफ हिंसा का रवैया शांति की प्रक्रिया में बाधक है। करीब 30 मिनट की बातचीत में प्रधानमंत्री ने आतंक और हिंसा मुक्त वातावरण तैयार करने और बिना किसी अपवाद के सीमा पार से आतंकवाद बंद करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने गरीबी, अशिक्षा और बीमारी से लड़ाई में समर्थन करने वाले किसी के भी साथ सहयोग करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। बातचीत में द्विपक्षीय कारोबार, अफगानिस्तान समेत दूसरे द्विपक्षीय संबंधों जैसे तमाम मसलों पर बात हुई। दोनों नेताओं के बीच अफगानिस्तान को लेकर भी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान की स्वतंत्रता के 100वें साल का जिक्र करते हुए कहा कि हम सुरक्षित, संगठित, लोकतांत्रिक और वास्तविक अर्थों में स्वतंत्र अफगानिस्तान के लिए काम करने को तत्पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच अमेरिका और भारत के कारोबार को लेकर भी चर्चा हुई। ओसाका में दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत और अमेरिका के वाणिज्य मंत्री जल्द ही मिलेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री ने नियमित संपर्क में रहने की बात भी कही। ये बातचीत गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण तरीके से हुई, जो दोनों नेताओं के बीच संबंधों को बताता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कश्मीर मसले पर इमरान खान को संयम बरतने की सलाह दी है। और हमारे विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई है टेलीफोन पर, हम जानते हैं कि जो फिलहाल जो स्थिति है और जो हालात हैं उस बीच ये बातचीत काफी अहम है। कैसे समझें इसे? देखिए, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्चुअली अफगानिस्तान में जो घटना हुई परसों, अफगानिस्तान में तकरीबन 60 लोग मारे गए और उस 60 लोगों में जो मारने वाले का नाम एक पाकिस्तानी के रूप में आया है। और अफगानिस्तान 100वीं वर्षगांठ मना रहा है अपनी आज़ादी की। और ये भी जानती हैं कि अफगानिस्तान में जो बातचीत है, शांति प्रक्रिया, वो भी अपने आखिरी दौर में है। तो वैसे में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कल एक फोन कॉल आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तकरीबन 30 मिनट की बातचीत हुई। और इस बातचीत में निश्चित तौर पे जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं भारत और अमेरिका के बीच में, उन मुद्दे पे बात हुई। लेकिन जो खास तौर पे जिक्र किया गया है बयान में कि क्षेत्रीय मुद्दों पर बात हुई और क्षेत्रीय मुद्दों में निश्चित तौर पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान पे बातचीत हुई। तो ऐसे में यह समझना बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से एक बयानबाजी लगातार भारत के खिलाफ की जा रही थी धारा 370 हटाने के बाद,
वो एक अहम मामला है। दूसरी तरफ ये मामला है अफगानिस्तान की तरफ से जो बयान आया परसों अफगानिस्तान के राजदूत का कि जम्मू कश्मीर का अफगानिस्तान के मसले से कोई मतलब नहीं है। तो एक जो स्थिति पूरी साफ करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और एक तरीके से कहें कि उन्होंने प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया है कि उनकी तरफ से आतंकवाद के खिलाफ जो भारत लड़ाई लड़ रहा है, आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में अमेरिका साथ है और लगातार अमेरिका साथ है। जो चर्चा हुई आप देख रही है कि जम्मू कश्मीर पे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी जो बातचीत हुई, अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहा, फ्रांस भारत के साथ खड़ा रहा। तो ऐसे में काफी अहम है। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे, आपसी संबंधों को बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत की भूमिका को रेखांकित करने। सबसे पहले वो फ्रांस जाएंगे, जहां पेरिस में 22 अगस्त को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बैठक में जहां रणनीतिक और रक्षा मामलों पर चर्चा होगी, वहीं अफ्रीका में संयुक्त रूप से काम करने की योजना पर भी विचार होगा। फ्रांस में 22, 23 और 25 अगस्त को प्रधानमंत्री रहेंगे और 25 अगस्त को वो फ्रांस के बैरिज शहर में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। G7 दुनिया के सबसे धनी देशों का समूह है, जिसका भारत सदस्य तो नहीं है, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने उन्हें विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। इस सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होंगे। Prime Minister will be on bilateral visits to France, UAE and Bahrain, and he will also attend the G7 summit as Barrett's partner from 22 to 26th of August. Prime Minister will be visiting France at the invitation of President Macron for the 2019 G7 summit in Biarritz as Barrett's partner. Prior to that, he will be in France on a bilateral visit. The Biarritz summit is on 24th to 26th of August, and the bilateral meetings in Paris between 22nd, 23rd of August. PM would reach Paris on 22nd August evening and would be directly proceeding to Chantilly for bilaterals with President Macron. The meeting would have the usual component of a one-on-one meeting, followed by delegation-level talks, exchange of signed MOUs, and a press conference. President Macron would also host Prime Minister for a working dinner on 22nd August. On 23rd August, Prime Minister would meet President Edouard Philippe for a breakfast meeting. On the same day, Prime Minister would address the Indian community at the UNESCO headquarters in Paris and also inaugurate the memorial for the Indian victims of the Air India crash. फ्रांस की यात्रा के बीच 2 दिन प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन की यात्रा पर भी जाएंगे। वो 23 और 24 अगस्त को अबू धाबी में होंगे, जहां उन्हें ऑर्डर ऑफ जायद सम्मान से विभूषित किया जाएगा, जो संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। वो अबू धाबी में क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से आपसी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करेंगे। इसमें भारत में निवेश का मामला काफी अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 और 25 अगस्त को बहरीन में होंगे, जहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री प्रिंस शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा से होगी। दोनों नेताओं के बीच आपसी, अंतर्राष्ट्रीय और व्यापार की संभावनाएं बढ़ाने पर बातचीत होगी। There will be delegation level talks with His Highness the Crown Prince of Abu Dhabi, as well as the presentation of the Order of Zayed, the highest civil decoration of the UAE, on PM, followed by a banquet hosted in honor of Prime Minister. During the visit, Prime Minister Modi would receive the Order of Zayed, the highest civil decoration of the UAE, which was announced earlier during April 2019 in recognition of the distinguished leadership of Prime Minister for giving a big boost to bilateral relations between the two countries. The award, in the name of Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, the founding father of the UAE, acquires special significance as it was awarded to the Prime Minister in the year of the birth centenary of Sheikh Zayed. Further, commemorative stamp on Mahatma Gandhi will be released
on the occasion of the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi. Arrangements for launch of RuPay card in the UAE will also be put in place during this visit. Bahrain has conveyed its interest in joining ISA as a member state following the decision to amend the treaty. A statement of intent in this regard is expected to be signed during the visit. Bahrain announced on 1st April the discovery of new tight oil and deep gas reserves in the Khalij al-Bahrain basin located off the west coast of Bahrain. Our oil PSUs are keen to invest in securing a block in Khalij al-Bahrain basin, and in this regard, OVL has also signed an expression of interest last year with BAPCO. खबर कर्नाटक से, जहां मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 3 हफ्ते बाद अपने मंत्रिमंडल का आज विस्तार करने जा रहे हैं। आज 17 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। जिन मंत्रियों को शामिल किए जाने की उम्मीद है उनमें लक्ष्मण सावदी, शशिकला जोले, जगदीश शेट्टार, गोविंद करजोल का नाम शामिल है। बीएस येदियुरप्पा ने 26 जुलाई 2019 को चौथी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वहीं जम्मू कश्मीर में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं और श्रीनगर में प्राथमिक विद्यालय फिर से खुल गए हैं। बच्चे एक बार फिर अपने बस्तों के साथ इन स्कूलों की रौनक बढ़ाते नजर आए। स्कूलों में बच्चे सामान्य रूप से दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अब सरकार ने बुधवार से कश्मीर घाटी में सभी मध्य स्तर के स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पहले एहतियात के तौर पर बंद किए गए थे। हालात सामान्य होते ही दूसरे जिलों के स्कूल भी खोल दिए जाएंगे। दूसरी ओर किसी भी अव्यवस्था से निपटने के लिए सेना समेत सुरक्षा बल तैनात है। घाटी में पाबंदियों में दी गई ढील जारी है। स्थानीय अधिकारी हालातों का जायजा ले रहे हैं और जल्द ही कुछ और पाबंदियां हटाई जा सकती हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर में व्यापारिक संघों ने आयकर और वस्तु और सेवा कर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि 370 के प्रावधानों को हटाने के बाद राज्य में उत्पन्न स्थिति के चलते इंटरनेट समेत दूरसंचार सेवाएं बाधित हुई हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में कल गृह मंत्रालय में जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर अहम बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव राजीव गाबा और कई वरिष्ठ खुफिया अधिकारी बैठक में मौजूद थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल काफी दिनों तक जम्मू कश्मीर में ही थे और वहां की स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए थे। अजीत डोभाल 2 दिन पहले से ही घाटी से लौटे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और नीरज शेखर फिर से राज्यसभा में दिखाई देंगे। राजस्थान से राज्यसभा की एक सीट के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कल निर्विरोध चुन लिए गए। सोमवार को अपना नामांकन पत्र वापसी का आखिरी दिन था और समय सीमा पूरी होने के बाद मनमोहन सिंह को निर्विरोध चुने जाने की घोषणा की गई। वहीं उत्तर प्रदेश से बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर भी कल राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। नीरज शेखर को भी नामांकन पत्र वापसी लेने की समय सीमा खत्म होने के बाद निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए काम शुरू हो गया है। इसके तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वाराणसी से कैंपेन फॉर जनरेशन ऑफ आइडियाज एंड कंसल्टेशन टिल ब्रांच लेवल का शुभारंभ करेंगी। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए पायलट प्रोजेक्ट में देश के चुनिंदा शहरों में वाराणसी को भी शामिल किए जाने से वित्त मंत्रालय की ओर से चलाए जाने वाले विशेष अभियान की शुरुआत यहीं से होगी। वित्त मंत्री व्यापारियों, उद्यमियों के साथ ही आयकर, वाणिज्यिक कर और बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक करके अर्थव्यवस्था में सुधार पर चर्चा करेंगी। पूर्व सांसदों को सरकारी आवास खाली करने होंगे, नहीं तो उनके आवास का बिजली, पानी और गैस के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। लोकसभा की एक समिति ने इस बारे में आदेश जारी किया है। समिति ने पूर्व सांसदों को सरकारी आवास खाली करने के लिए 7 दिन का समय दिया है। लोकसभा हाउसिंग कमेटी के चेयरमैन CR पाटिल ने कहा कि 3 दिनों के अंदर बिजली, पानी और गैस के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। कल कमेटी की बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया। वहीं लोकसभा के ऐसे 200 से ज्यादा पूर्व सांसद हैं जिन्होंने अभी तक सरकारी आवास खाली नहीं किए हैं, जबकि 16 लोकसभा
16वीं लोकसभा भंग हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। पूर्व सांसदों को ये बंगले या आधिकारिक आवास 2014 में आवंटित किए गए थे। नियमों के मुताबिक पूर्व सांसदों को लोकसभा भंग होने के 1 महीने के अंदर सरकारी आवास खाली करना होता है। नई सरकार के गठन के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 25 मई को 16वीं लोकसभा को भंग किया था। सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मी अब 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होंगे। एक सरकारी आदेश में ये जानकारी दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि बलों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल के सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष होगी। पहले कुछ पदों तक के कर्मियों और अधिकारियों के लिए 57 वर्ष ही थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक धोखाधड़ी के मामले में आज सुबह रतुल पुरी को दिल्ली में गिरफ्तार किया। रतुल पुरी को आज सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। रतुल पुरी के खिलाफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सीबीआई के पास शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद शनिवार को रतुल पुरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ने भी मामला दर्ज किया था। अतुल पुरी ने उनकी कंपनी मॉज़वेयर के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 354 करोड़ रुपए का लोन लिया था। और अब उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के बाल्टिक देशों की यात्रा से जुड़ी खबरें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू बाल्टिक क्षेत्र के 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण के तहत सोमवार शाम लातविया पहुंचे। लातविया की राजधानी रीगा पहुंचने पर उपराष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया गया। रीगा पहुंचने पर लातविया के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख एंड्रीज टेकमेनिस, लातविया और स्वीडन में भारत की राजदूत मोनिका कैपिल मोहता, भारत में लातविया के राजदूत आर्टिस बर्तुलिस ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की अगवानी की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज लातविया के राष्ट्रपति इग्लिस लेविट्स से मुलाकात करेंगे और दोनों नेता रीगा में स्वतंत्रता स्मारक पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उपराष्ट्रपति लातविया के राष्ट्रीय इतिहास संग्रहालय और लातविया सेंचुरी प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति का लातविया के प्रधानमंत्री से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। साथ ही लातविया के राष्ट्रपति इग्लिस लेविट्स के साथ भी द्विपक्षीय बैठक होनी है। लातविया के शीर्ष नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद भारत लातविया के बीच अहम समझौते होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति लातविया की संसद के कार्यवाहक अध्यक्ष इनीस लिबिना एग्नेरे से भी मिलेंगे और शाम के वक्त उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और लातविया के राष्ट्रपति भारत लातविया बिजनेस फोरम की बैठक में शामिल होंगे। वहीं यात्रा के तीसरे पड़ाव में एस्टोनिया के लिए वो रवाना होंगे और इससे पहले उपराष्ट्रपति लातविया के राष्ट्रीय पुस्तकालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। लातविया में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कल भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और बाल्टिक क्षेत्र के साथ भारत के सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के विस्तार में उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि तकनीक के इस दौर में भारत और लातविया के लिए मिलकर काम करने के कई मौके हैं। उन्होंने कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में लातविया के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। नमस्कार। It gives me pleasure to be amongst you this evening. I thank the government of Latvia for the hospitality. वैश्विक अर्थव्यवस्था चौथी औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़ रही है, जिसमें टेक्नोलॉजी और इनोवेशन प्रमुख भूमिकाएं निभाएंगे। ऐसे में भारत और लातविया महत्वपूर्ण भागीदार बन सकते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सोमवार को लातविया की राजधानी रीगा में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर भारतीयों और लातवियाई कंपनियों के बीच सहयोग बढ़ाया जाए तो तकनीक के नए युग में दोनों ही देशों के लिए अपार संभावनाएं हैं। As the world economy progresses towards fourth industrial revolution, where IT, high tech, artificial intelligence and innovations will play key roles, Latvia and India can become important partners. I see a lot of scope for India and Latvian companies to engage in new age technologies through partnership and collaboration. उपराष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया भर में भारत से बाहर बसे 30 करोड़ भारतीयों ने अन्य देशों के साथ भारत के रिश्ते मजबूत करने का काम किया है। साथ ही भारत की संस्कृति को बढ़ाया है और उनके योगदान पर देश को गर्व है। You have flourished in your country of adoption by your accomplishments and your contribution to the development of the country
has been well recognized. You have been helpful in bringing foreign investments, technology, expertise, and goodwill to India. Each of you working abroad can realize your own dreams and can also contribute to the growing aspiration of your motherland. उपराष्ट्रपति ने कहा कि लातविया में बसे भारतीय समुदाय की तादाद भले ही कम हो, लेकिन उन्होंने भारत लातविया के बीच संबंधों को मजबूत बनाने का काम किया है और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ाया है। Latvia and India enjoy friendly and cordial relations. Our relations have been growing steadily in diverse spheres since the establishment of our diplomatic relations in 1991. India is committed to strengthening its relations with Latvia in all spheres, including business and investment, cultural and academic cooperation, and people-to-people connect. उपराष्ट्रपति ने लातविया में भारतीय समुदाय और छात्रों द्वारा खुद के लिए खास जगह बनाने को लेकर सराहना भी की। उन्होंने कहा कि भारत की प्रवासी नीति और पहुंच में एक नई गतिशीलता आई है। उपराष्ट्रपति ने विदेशों में बसे युवाओं को भारत को जानो जैसे कार्यक्रम के जरिए भारत के साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित भी किया। लातविया से राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने पर भी बात की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार देश के समग्र विकास के लिए ठोस फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने का मकसद जम्मू कश्मीर के लोगों तक तमाम सुविधाएं और सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाना है। So we have to take action. You have to take action, whether it's attacking black money or whether it's dealing with such problems or terror and all. One has to be bold enough and take strong actions. This is what has happened and all. And now world also is realizing Kashmir is an integral part of India. There is no question of giving 1 inch of land. Now in India, the previous unanimous resolution of Indian Parliament is to take back POK. That's why yesterday Defense Minister made a statement, if at all we need to talk to our neighbor, we'll be talking about handing over back POK to India. This is the position of India. चंद्रयान मिशन 2 की आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण घड़ी है जब इसरो चंद्रयान 2 के तरल रॉकेट इंजन को दागकर उसे चांद की कक्षा में पहुंचाने के अभियान को अंजाम देगा। इसरो प्रमुख के सिवन के मुताबिक चांद की कक्षा में पहुंचाने की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण है। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण के 29 दिन बाद चंद्रयान 2 आज चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा। चंद्रयान 2 के सभी प्रणालियां सामान्य ढंग से काम कर रही हैं। इसरो के मुताबिक इसके बाद यान को चंद्रमा की सतह से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर चंद्र ध्रुवों के ऊपर से गुजर रही इसकी अंतिम कक्षा में पहुंचाने के लिए 4 और कक्षीय प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जाएगा। बात करेंगे खेलों की। स्विट्जरलैंड के बासल में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में बी साई प्रणीत और एच.एस. प्रणय दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में मैच में साई प्रणीत ने कनाडा के जेसन एंथनी ओश्वे को 21-17, 21-16 से और एच.एस. प्रणय ने फिनलैंड के E2 एंटी ओस्कारी हाइनो को 17-21, 21-10, 21-11 से हरा दिया। प्रणीत का सामना दूसरे दौर में साउथ कोरिया के ली डोंग से होगा, वहीं प्रणय का सामना चीन के लिन डैन से होगा। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और साइना नेहवाल को पहले दौर में बाय मिली है। बात खास शख्सियत की। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर आज देश उन्हें याद कर रहा है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने राजीव गांधी के समाधि स्थल वीरभूमि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। 20 अगस्त 1944 को जन्मे राजीव गांधी 1984 से 1989 के दौरान देश के प्रधानमंत्री रहे। राजीव गांधी की याद में ही 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजीव गांधी ने साइबर क्रांति और पंचायती राज व्यवस्था समेत कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। हिंदी सिनेमा के दिग्गज संगीतकार खयाम का 92 साल की उम्र में कल निधन हो गया। खयाम लंबे वक्त से बीमार थे और मुंबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। मशहूर संगीतकार के निधन से फिल्म जगत में शोक की लहर है। खयाम ने पहली बार फिल्म हीर रांझा में संगीत दिया, लेकिन
मोहम्मद रफ़ी के गीत अकेले में वो घबराते तो होंगे से उन्हें पहचान मिली। फिल्म शोला और शबनम ने उन्हें संगीतकार के रूप में स्थापित कर दिया। खयाम ने कई हिट फिल्में जैसे कभी कभी और उमराव जान के लिए म्यूजिक कंपोज किया और इन फिल्मों के गाने एवरग्रीन माने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खयाम के निधन पर शोक जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। ट्वीट करके प्रधानमंत्री ने कहा है कि सुप्रसिद्ध संगीतकार खयाम साहब के निधन से अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने अपनी यादगार धुनों से अनगिनत गीतों को अमर बनाया है। उनके अप्रतिम योगदान के लिए फिल्म और कला जगत हमेशा उनका ऋणी रहेगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके चाहने वालों के साथ हैं। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं मशहूर संगीतकार खयाम के फिल्मी सफर पर एक नजर के साथ। मोहम्मद ज़हूर खयाम संगीत की दुनिया का एक ऐसा सितारा जिन्हें ज़माना खयाम के नाम से जानता है। 18 फरवरी 1927 को पंजाब के जालंधर जिले के नवाब शहर में जन्मे खयाम को हिंदी सिनेमा को बेहतरीन संगीत से नवाजने के लिए जाना जाता है। छोटी उम्र में ही दिल्ली आ गए खयाम का मन पढ़ाई के बजाय संगीत में ज्यादा लगता था और इसी संगीत को सीखने के लिए वो दिल्ली से लाहौर पहुंच गए और मशहूर संगीत उस्ताद बाबा चिश्ती से संगीत की तालीम ली। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। फिल्म उमराव जान में अमर संगीत रचने वाले खयाम को 17 साल की उम्र में पहला मौका उनके उस्ताद बाबा चिश्ती ने ही दिया था। फिल्म हीर रांझा में पहली बार संगीत देने वाले खयाम को रफ़ी साहब के गीत अकेले में वो घबराते तो होंगे से पहचान मिली और फिल्म शोला और शबनम ने उन्हें एक संगीतकार के रूप में स्थापित कर दिया। लड़ी रे लड़ी तुझसे आँख जो लड़ी, बड़ी मुश्किल पड़ी, जरा सुन बालमा मैं तो कब से खड़ी, लेके दिल जालमा। एक दौर के मशहूर गीतकार साहिर के साथ खयाम ने ऐसी जुगलबंदी पेश की कि उनका संगीत हिंदुस्तान के अवाम की जुबान पर जादू की तरह छा गया। मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। पद्म भूषण सहित अनेक सम्मानों और पुरस्कारों से सम्मानित खयाम आज भी संगीतकारों के लिए एक नजीर हैं।